प्रवाल विरंजन एक ऐसा शब्द जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है। दरअसल ये एक ऐसी समस्या है जो समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। समुद्री प्रवाल समुद्री जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन जब इसके क्रियात्मक गुणधर्म में कुछ परिवर्तन आता है तो प्रवाल विरंजन की घटना होती है। हाल ही में प्रवाल विरंजन को लेकर फिर से चर्चा हो रही है, तो आज के संदर्भ में हम समझेंगे कि वो चर्चा क्यों हो रही है, प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं, क्या इसका कारण है और क्या इसका पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। क्या है प्रवाल विरंजन, इसको समझने के साथ क्यों है ये चर्चा में, इसको देखते हैं। बात सबसे पहले खबर की करेंगे तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग ट्रिगर्ड, व्हाट आर कोरल एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो ट्रिगर्ड हुआ है, बढ़ा है ये घटना, और इसको लेके जो भविष्यवाणी हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति की तरफ लेकर हमको पहुंच गए हैं, हम इस दिशा में बढ़ गए हैं। इससे पहले कि इस संदर्भ को हम समझेंगे, प्रवाल विरंजन पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज डे के विशेष अवसर पर 21 और 22 अप्रैल को आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से 40% की छूट मिल रही है सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज और डीएलपी एवं टेस्ट सीरीज पर। इससे संबंधित छूट से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं 8750187501 या 8010440440 पर। तो देखिए, इस घटना के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल चर्चा में होने का कारण यह है कि हाल ही में एक संस्थान है जिसने NOAA, जिसका नाम है यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसने एक भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी की तरफ इशारा किया है कि दरअसल चौथा वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन यह घटना घटित हो रही है। अर्थात इससे पहले जो वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटना पिछले 3 बार हुई थी, उसी दिशा में एक बार फिर से यहां पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। और यह बताया जा रहा है कि जो असाधारण समुद्री तापमान में वृद्धि हुई है, जो मार्च 2023 में 21.7%, 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, ये एक असामान्य वृद्धि थी। और इस वृद्धि के साथ साथ ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है, उसकी वजह से इस तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि देखी गई। और इस तापमान की बढ़ोतरी का परिणाम यह है कि अब जो वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटना है वो चौथी बार दिखाई दे रही है। इस वजह से चिंता की लकीरें, पूरे पारिस्थितिकी से संबंधित चिंता की लकीरें सबके माथे पर छाई हुई हैं, विशेष रूप से जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण के प्रति सचेत रहने वाली संस्थाएं हैं, क्योंकि उनकी यह चिंता स्वाभाविक इसलिए है कि वो न सिर्फ प्रवाल विरंजन के दुष्परिणामों से केवल पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा, बल्कि जो इससे संबंधित लोग हैं, उनके भोजन, उनकी नौकरियों और तटीय सुरक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी प्रभावित हो गए। तो मानव के लिहाज से भी एक चिंता का विषय है। इस वजह से यह पूरी की पूरी जो घटना है उस पर चर्चा हो रही है। तो दरअसल हम इस घटना को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या होता है कोरल या कोरल रीफ, जिसकी वजह से प्रवाल होता क्या है, प्रवाल कहते किसे हैं, फिर हम समझेंगे कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। तो दरअसल अगर कोरल की बात करें, प्रवाल की बात करें, जिसको सामान्य भाषा में मूंगा कहा जाता है, उसकी बात करें तो ये एक सेसाइल होता है। सेसाइल क्या होता है? तो दरअसल सेसाइल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि अस्थायी रूप से खुद को समुद्र से जोड़ लेना। अगर कोई भी इस प्रकार का जंतु है जो स्थायी रूप से स्वयं को समुद्र से कनेक्ट कर ले, जोड़ ले, तो उसको सेसाइल कहेंगे। प्रवाल भी इसी प्रकार का एक जंतु है जो स्वयं को स्थायी रूप से समुद्र से कनेक्ट कर लेता है। और इसमें बेसिकली अगर इसकी बात करें होता क्या है, तो ये एक प्रकार का अकशेरुक जीव होता है। अकशेरुक का मतलब होता है कि जिसमें कशेरुक अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये एक समुद्री अकशेरुक जीव होता है। और इसके कुल की अगर बात करें तो फाइलम निडारिया और एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत ये आता है। और आनुवांशिक रूप से अगर देखा जाए तो समान जीवों से ये बना होता है, जिसको मूंगा कहते हैं या पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स भी कहते हैं इसको या मूंगा कहते हैं। ये कैसे बना होता है? तो आनुवांशिक रूप से समान जीवों से इसका निर्माण होता है। अब देखिए, जो पॉलिप्स होते हैं वो सूक्ष्म, पॉलिप्स के अंदर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे शैवाल होते हैं। इन शैवालों को जोक्सान्थेला भी कहते हैं। अर्थात ये अगर आप पॉलिप्स हो गया, आपका मूंगा हो गया, तो इसके अंदर छोटा जो है शैवाल भी होगा। और ये शैवाल क्या करता है? ये शैवाल और ये प्रवाल, ये दोनों आपस में सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ये अंदर जो होता है, जो शैवाल होता है जिसका नाम जोक्सान्थेला है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की वजह से जो पोषक तत्व का निर्माण करता है वो देता है ये प्रवाल को। और साथ में प्रवाल इसको अपने अंदर क्या करता है, एक आवास प्रदान करता है, घर प्रदान करता है, रहने के लिए जगह देता है। और साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यौगिक होते हैं वो ये इनको प्रदान करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रवाल और जोक्सान्थेला अर्थात शैवाल ये दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ लाभ पहुंचाते हैं और साथ साथ जीवन जीते हैं। अब देखिए ये प्रवाल जो है इसको अद्वितीय और सुंदर रंग भी प्रदान करता है। इसके अंदर जो ये शैवाल है, इस शैवाल के कारण ही इस पूरे के पूरे प्रवाल को अर्थात मूंगे को एक विशेष चमकीला रंग प्रदान करता है। ये इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक ये रंगीन दिखाई देगा, एक विशेष चमकीले रंग का दिखाई देगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनको समुद्रों के वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल को समुद्रों के वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। अमूमन आप देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। समुद्र से ज्यादा गहराई में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब ज्यादा गहराई में जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां नहीं हो पाएगी, इसलिए अमूमन ये कम गहराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके प्रकार की अगर बात करें तो हार्ड कोरल या कठोर प्रवाल और सॉफ्ट कोरल या कोमल प्रवाल, ये दो प्रकार का होता है। अब देखिए जो कठोर मूंगा होता है या कठोर प्रवाल होता है वो चूना पत्थर से बने पथरीले कंकाल होते हैं कुछ। अब क्या होता है कि जो ये प्रवाल होते हैं जब इनकी आयु ज्यादा होती है, ये वृद्ध होते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनके जो कंकाल होते हैं उसी कंकाल, जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, मूंगे मर जाते हैं, ये प्रवाल मर जाते हैं, तो इनके जो कंकाल होते हैं वो नए पॉलिप्स जो होंगे उनकी नींव के रूप में काम करेंगे, अर्थात उन्हीं पर वो नए जो पॉलिप्स होंगे वो पलेंगे। अब जो मूंगा पॉलिप्स द्वारा ही निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जिनकी डेथ हो गई है, जिन मूंगा की मृत्यु हो गई है, वो क्या होगा, वो संचित होंगे उनके अवसाद और सफेद रंग के स्पंजी चूना पत्थर के रूप में ये इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे संयोजित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। और उसी लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। ये एक बेसिकली एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, एक ही साथ ये काफी लंबी इनकी कॉलोनी बन जाती है, तो उसको कोरल रीफ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी गहराई की हमने बात की थी, 150 फीट से कम गहराई पर अमूमन पाए जाते हैं, कहीं कहीं ये 450 फीट की गहराई पर भी पाए गए हैं। दरअसल इनके लिए जो तापमान की बात की जाती है, तो जो आदर्श टेम्परेचर होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है, वो होता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में ये सबसे अच्छी तरह से रहते हैं, बिल्कुल तनाव नहीं होता है इनको। और जब इनको 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होगा तब ये तनाव की अवस्था में आएंगे, या तो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तब भी ये तनाव की अवस्था में आएंगे। और इनके साथ एक घटना होती है, उसको हम आपको भी बताएंगे, तनाव की घटना में क्या होता है और उसी का परिणाम विरंजन होता है। इसमें एक नाम आता है ग्रेट बैरियर रीफ। दरअसल जब इस रीफ की बात आती है तो उसमें विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की बात अगर करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये लगभग 1400 मील तक फैला हुआ है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, बाह्य अंतरिक्ष से इसको देखा जा सकता है। और ये जीवों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी श्रृंखला है, विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। और 1981 में ही इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया गया था। ये सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, व्यापक और समृद्ध विश्व का सबसे बड़ा व्यापक और समृद्ध भित्ति पारिस्थितिकी का उदाहरण है। और 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर इसकी स्थिति है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर इस ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति है। तो ये भी दरअसल एक प्रवाल भित्ति का ही एक उदाहरण है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल अर्थात कोरल रीफ का ये एग्जाम्पल है। देखिए इसके अगर महत्व की बात करें कि प्रवाल भित्तियों का या प्रवाल रीफ का या कोरल रीफ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आखिर इसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो दरअसल इसका महत्व कई है। महत्व की अगर बात करें तो देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो तूफान आते हैं, उन तूफानों की वजह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित न हो, उसमें कोरल रीफ का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही अगर खाद्य श्रृंखला के लिहाज से बात करें तो खाद्य श्रृंखला में जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रदान करने का काम भी ये करते हैं। इसके अलावा जो मछलियां होती हैं, मछलियों के लिए एक आवास के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि जब मछलियों में जब जन्म होता है, जो छोटी मछलियां होती हैं, किशोर मछलियां होती हैं, तो वो सीधे समुद्र में जाएंगी तो उनको बड़ी मछलियों से खाने का खतरा होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जो छोटी मछलियां होती हैं इन्हीं रीफ में वो एक आश्रय के रूप में इसको ढूंढती हैं और यहाँ पर पलती बढ़ती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके
उसमें प्रदूषण के उसके स्वास्थ्य को लेके ये एक इंडिकेटर का भी काम करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है तो ये उसको इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से कई इसके महत्व हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले समुद्री जीवों के आवास की अगर बात हम कर रहे हैं तो समुद्र तल का केवल 1% हिस्सा ही ये कवर करता है, लेकिन अगर जैव विविधता के लिहाज से देखेंगे तो 25% जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसका उदाहरण अभी आपको मैंने पहले दिया, तो ग्रेट बैरियर रीफ में 400 से अधिक मूंगा प्रजातियां हैं। उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि केवल ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जा रही है जहां पर 400 से अधिक मूंगा प्रजातियां हैं और मछलियों की 1500 प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। साथ ही साथ 4000 मोलस्क प्रजातियां हैं और 7 समुद्री कछुए की जो प्रजाति है उसमें से 6 यहाँ पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता के लिहाज से कितना समृद्ध है। आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं जहां तक बात की जाती है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि 375 बिलियन डॉलर मूल्य की आप देखेंगे तो यहां से केवल प्राप्ति हो रही है। तो ये एक अपने आर्थिक महत्व को भी दिखा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे 500 मिलियन से अधिक लोग डिपेंड हैं किस किस चीज को लेकर, तो भोजन को लेकर, आय को लेकर और तूफानों और बाढ़ से तटीय सुरक्षा के लिए मूंगा चट्टानों पर लगभग 500 मिलियन से अधिक लोग निर्भर हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि आर्थिक लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लहरों, तूफानों और बाढ़ से जो मूंगा चट्टाने हैं वो इनकी 97% तक जो एनर्जी है उसको अवशोषित कर लेती हैं, अर्थात उसकी जो भयावहता है उसको काफी हद तक ये कम करने का प्रयास करती हैं। इससे क्या होता है, जीवन की हानि कम होगी, संपत्ति की हानि कम होगी और मिट्टी का जो कटाव है उसको भी रोकेंगे। मत्स्य पालन में इनका योगदान काफी है, क्योंकि जहां पर ये होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, वहां पर मछलियों की तादाद ज्यादा होती है। तो मत्स्य पालन के लिहाज से भी और मछलियों के आवास के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक होते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर पर्यावरणीय, विशेष रूप से समुद्री तापमान अगर बढ़ा, समुद्री पारिस्थितिकी किसी भी प्रकार से प्रभावित हुई तो तुरंत ये उसके इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। इनके ऊपर उसका प्रेशर, उसका तनाव दिखाई देने लगता है। तो ये कुछ इसके लाभ हैं, इसके महत्व हैं। साथ ही अगर हम कहें, अगर सीधी भाषा में कहें तो जो समुद्री, क्या हम जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी के लिहाज से क्या हम पूरे मानव जीवन की जैव विविधता और मानव जीवन की परस्पर निर्भरता को अगर देखें तो इनका इंपॉर्टेंस रोल हमको दिखाई देता है। अब क्या है कोरल ब्लीचिंग जिसकी वजह से ये चर्चा है? तो दरअसल यही जो कोरल होता है, यही जो प्रवाल होता है, मूंगा होता है, इसमें विरंजन की घटना होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, साधारण भाषा में आप समझ लें कि अगर एक प्रवाल है, प्रवाल के अंदर एक शैवाल होता है और इसी शैवाल की वजह से इसको रंग प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये शैवाल जब भी ये तनाव की अवस्था में आएगा, चाहे वो प्रदूषण की वजह से, चाहे वो तापमान बढ़ने की वजह से या किसी अम्लता बढ़ने की वजह से, समुद्री अम्लता बढ़ेगा तब भी, अगर इन तीनों में से या इस तरह की कोई भी सिचुएशन होगी तो तुरंत ही ये प्रवाल तनाव की अवस्था में आएगा। और जैसे ही ये तनाव की अवस्था में आएगा, इसके अंदर जिसको इसने शरण दे रखा है, जिस शैवाल को, उसको तुरंत कहेगा कि भाई तुम मेरे घर से बाहर निकलो, और इसको घर से बाहर निकालेगा। अब जब इसको घर से बाहर निकालेगा तो इसी के कारण इसको रंग मिला हुआ है, इसी के कारण वो ये रंगीन दिखाई दे रहा है। और जब रंगीन पदार्थ को ही अपने घर से बाहर निकाल देगा तो इसके बाद यहाँ से ये रंगहीन हो जाएगा और सफेद रंग का दिखाई देने लगेगा। और इसी घटना को कहते हैं कि प्रवाल जो है वो विरंजित हो गया, रंगहीन हो गया, उसका जो रंग था उस रंग को उसने खो दिया। ये घटना प्रवाल विरंजन कहलाती है। दरअसल आपको शुरू में ही बताया गया था, जो मूंगा होता है उसके उत्कों में जोक्सानथेला नाम का शैवाल होता है और दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दूसरे को पोषक तत्व देता है, शैवाल यह काम करता है, तो वहीं प्रवाल उसको अपने आवास देता है और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसको जरूरी यौगिक प्रदान करता है। तो दोनों के बीच सहसंबंध चलता रहता है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, समुद्र की अम्लता में परिवर्तन हुआ तो तुरंत प्रवाल जो होगा वो क्या होगा, वो टेंशन में आ जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा और जोक्सानथेला नाम का जो शैवाल है उसको कहेगा कि भाई आप बाहर निकल जाओ, मेरे घर से आप चले जाओ। और जैसे ही ये जाएगा तो अपने साथ साथ ही अपनी रंगीनियत लेके चला जाएगा और ये सफेद रंग का दिखाई देने लगेगा। पूरा का पूरा ये जो प्रवाल है वो सफेद रंग का दिखाई देने लगेगा। इसी घटना को मूंगा विरंजन या प्रवाल विरंजन के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखिए प्रजनन की क्षमता इससे क्या होगी, जो प्रवाल होगा तुरंत उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसकी प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। अब वो उसमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्रवालों की संख्या जो है वो प्रभावित होने लगेगी। साथ ही अब धीरे धीरे ये जो बीमारियां होती हैं, विशेष रूप से प्रवालों में जो घातक बीमारियां होती हैं, उसके प्रति अब बहुत ज्यादा ये संवेदनशील हो जाएंगे। तो इन बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे उनकी मृत्यु की तरफ वो जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो ये मुख्य रूप से चिंता की बात है।
और इसका मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और उसकी वजह से समुद्री तापमान में वृद्धि होना, साथ साथ समुद्री प्रदूषण का बढ़ना। ऐसी घटना जो पहला वैश्विक विरंजन है 1998 में देखा गया था, जब 20% रीफ जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे, वो प्रभावित हुए थे। 2010 में दूसरी बार वैश्विक विरंजन की घटना देखी गई, जिसमें 35% जो कोरल चट्टानें हैं वो प्रभावित हुई थी। 2014 से 17 के बीच में तीसरी घटना देखी गई, जिसमें अब 56% चट्टानें जो है प्रभावित हुई। और अभी जो भविष्यवाणी है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह चौथा वैश्विक विरंजन है, जिसमें कि और ज्यादा घातक इसके साबित होने की बात कही जा रही है। देखिए, ये चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। ये एक प्रवाल है जिसके अंदर ये शैवाल है। यहाँ पर सामान्य अवस्था है, दूसरी अवस्था में ये तनाव की अवस्था है। तनाव की अवस्था में ये इनको सूचना देता है कि भाई अब आप बाहर चले जाओ, और तीसरी अवस्था में जब वो बाहर चले जाते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रवाल आपको सफेद रंग में दिखाई दे रहा है, यह विरंजित हो चुका है। तो यही घटना फिलहाल हो रही है। NOAA अर्थात नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चौथा वैश्विक ब्लीचिंग कार्यक्रम जो है वर्तमान में दिखाई दे रहा है, यह चिंताजनक है। और इसमें 54% से अधिक प्रवाल क्षेत्र तनाव का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि समुद्री तापमान बहुत बढ़ गया है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी बढ़ गया है। और यह संख्या सिर्फ 54% बढ़ गया है, इसीलिए चिंताजनक नहीं है। इसकी वृद्धि की दर लगातार तेज देखी जा रही है और प्रति सप्ताह ये लगभग 1% बढ़ रही है। इस लिहाज से ये अब तक की सबसे घातक स्थिति है। साथ ही 54 देशों, क्षेत्रों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में अगर फ्लोरिडा, अमेरिका, सऊदी अरब और फिजी से लेकर यहां तक ब्लीचिंग की पुष्टि कर दी गई है। साथ ही आप देखेंगे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां भी गंभीर ब्लीचिंग की घटना देखी जा रही है। इसके अलावा तंजानिया, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स और इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहां भी इस ब्लीचिंग की पुष्टि कर दी गई है। तो इस ब्लीचिंग का इतनी जगहों पर पाया जाना और लगातार इसमें 1% की दर से वृद्धि का देखा जाना, ये इसकी भयावहता को दर्शाता है। IPCC 2018 की रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो गई तापमान में तो क्या होगा? अधिकांश जो कोरल रीफ हैं वो नष्ट होंगे। साथ ही अगर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अगर हो जाती है तो लगभग सभी प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाएंगी। अर्थात यहां तक तो अधिकांश की कंडीशन है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो लगभग सारे कोरल रीफ नष्ट होंगे। और इसका परिणाम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ उन तमाम बातों पर प्रभाव पड़ेगा जिन चीजों से ये हमारी भी रक्षा करती हैं, जिन चीजों का आर्थिक लिहाज से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जैसे साबित हो रही हैं। पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान की अगर बात करें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब पेरिस समझौता क्या कह रहा था? पेरिस समझौते के अनुसार हमको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन को हम शुद्ध शून्य के लेवल पर लाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये चिंता और बढ़ जाती है। जो पारिस्थितिकविद हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम इन सारे प्रवालों को खो देंगे और आने वाले समय में जो आपदाएं हैं उन आपदाओं के बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी, उनसे हमारी सुरक्षा की संभावना ज्यादा होगी, जैव विविधता प्रभावित होगी और साथ ही साथ जो आर्थिकी प्रभावित होगी वो तो होगी। इसके अलावा आपको फिर से एक बार बता दें कि सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में दृष्टि IAS की तरफ से 40% की छूट है और 21 और 22 अप्रैल को ही ये छूट रहेगी। सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज DLPM टेस्ट सीरीज पे ये छूट है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। 8750187501 या 8010440440 पर आप कॉल करके इससे संबंध में सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, चौथा सुंदरबन। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।